जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के साथ जो कि महत्वपूर्ण है रिगार्डिंग यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए एंड पीसीएस। ओके, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एकदम से याद होते चले जाएंगे। आप सुनते जाइए, मैं बताता जाता हूँ। चलिए देखते हैं दैनिक सामान्य ज्ञान पर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो हम हाईलाइटर ले लेते हैं अपना, ताकि हमको साफ साफ चमके। ओके, साफ साफ चमके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करते हैं? दैनिक सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आ जाते हैं अक्सर। हम लोग सिर्फ प्रश्न कराते हैं, उत्तर कराते हैं। आप लोग खाली समय में हमारी वीडियो ओपन करके सुनते रहा करो। केवल प्रश्न, ज्यादा कुछ फालतू की बकवास नहीं। ओनली प्रश्न उत्तर, ओनली प्रश्न उत्तर। तो क्या है कि उस समय भारत का बादशाह कौन था? उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? बताइए, कौन बादशाह था भारत का? कौन शासन चलाता था भारत में जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेजों ने हमारा भारत देश गुलाम कर लिया था, कमीनों ने, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उनमें लग जा आग। तो कौन था उस समय भारत का बादशाह? वो था अकबर। कौन था? अकबर था। अकबर था, अकबर। ठीक है, नाम ध्यान रखना, लिखाना नाम। चलिए, किस वर्ष ऐसा कौन सा वर्ष था जब फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? माने जब हमारा भारत देश गुलाम था तो फ्रांसीसी सरकार का इस पर कब्जा था, तो वही प्रशासन चलाते थे। तो उन्हीं की कुछ बस्तियां थी, फ्रांसीसी बस्तियां, जिनको वो कहने लगे थे भारत देश की बस्तियों को। तो जब हमारा भारत देश आजाद हो गया था 1947 के बाद, तो कुछ बस्तियां फिर भी फ्रांसीसी यहाँ चल रही थी। उनका मतलब भारत देश पर राष्ट्र सरकार का हो गया था। कुछ बस्तियां ऐसी रह गई थी जो फिर भी फ्रांसीसी के अंडर थी। मतलब वहां पर प्रशासन किसका था? फ्रांसीसी होगा था, क्योंकि वो उसमें राज करते थे। तो फ्रांसीसियों ने अपनी उन बस्तियों का, जिसमें फ्रांसीसी बस्तियां कहते थे, उन मतलब सबका तो दे दिया था अधिकार, लेकिन फ्रांसीसी बस्तियों को नहीं दिया था। तो बाद में फिर वो भी दे दिया कि लो भैया तुम्हारा भारत है, दो। दिया क्या था? भगत सिंह ने मार मार के लिया था। बात करते हैं तो फ्रांसीसी बस्तियों को कब लिया था? 1954 ईस्वी में। 1947 में भारत देश आजाद हो गया था, लेकिन 1953 तक उन लोगों ने हमें बस्तियों को नहीं दिया हमें। जब भगत सिंह चंद्रशेखर ने लठ तोड़ा था उस समय, तो वो लठ उनको याद था ढंग से, तो वो डर के मारे दे दिया था, कहीं छत्रपति शिवाजी वापस ना आ जाए, हम पिट ना जाए। तो ये सारी बातें थी। कुल मिलाकर के ध्यान रखना, 1954 ईस्वी में उन लोगों ने हमको फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भी हमको भारत देश को दे दिया था। 1954 में पूरे भारत पर हमारा राज हो गया था। हमको लगता है कि 1947 में हमें भारत मिल गया था, लेकिन कुछ बस्तियां रह गई थी। ये ध्यान रखना, कुछ बस्तियां रह गई थी, जैसे कि फ्रांसीसी बस्तियां, वो भी हमको मिल गई थी कब? 1954 ईस्वी में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ढंग से उनको खदेड़ा था। चलिए, तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध, ध्यान रखना, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। कब हुआ? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था? माने एक डलहौजी था, तो अपने भारत देश के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ऐसा कौन सा राज्य था जो डलहौजी ने मिला दिया? डलहौजी का एक प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था डलहौजी, तो उसका एक राज्य था अपना। तो राज्य था, ऐसा कौन सा राज्य था? पूछ रहे थे कि उसने क्या करा, अपने राज्य से उसको हटा करके ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया कि लो भैया ब्रिटिश वालों, तुम इस पर राज कर लो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। तो उसको दे दिया। ऐसा कौन सा राज्य था? वो था अवध। कौन था? अवध था। तो पढ़ते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने, डलहौजी अभी देखिए वो प्रश्न है, डलहौजी के आएंगे, नाम ध्यान रख लो, डलहौजी ने तो कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था? अवध को। किसको मिलाया था? अवध को। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? भारत देश के अंदर शिक्षा प्रणाली थी जहां से पढ़ाई वढ़ाई का पूरा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। तो भारत देश के अंदर आधुनिक था वो। तो उसकी नींव कब रखी गई, मतलब कब से वो चालू हुई थी, कब नींव रखी गई थी? सन 1835 ईस्वी में। सन 1835 भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? सन 1835 ईस्वी में। याद हो जाना चाहिए, ठीक है, सन 1835 ईस्वी में। भारत में डाकघर में टिकट किसने आरंभ किया? माने आप डाकघर में जाते हैं तो डाकघर में आपको छोटे छोटे टिकट दिए जाते हैं। तो भारत देश के अंदर पहले वो टिकट नहीं चलते थे, बाद में वो टिकट चलने लगे। मैंने बताया था अभी इस व्यक्ति का नाम बराबर आएगा। तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसी ने हमारे भारत देश के अंदर, इसी व्यक्ति ने भारत देश के अंदर जो डाकघर थे उसके अंदर टिकट चलाए थे, जिससे हमारा सामान सब जगह पहुंच जाता। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? जो अपना अवध था, वही राज्य जिसने डलहौजी ने ब्रिटिश सरकार को दे दिया था, उस अवध राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? कौन था बताइए? वो था सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो नाम लिख के आएंगे, सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान बुरहान उल मुल्क, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ जो सुरक्षा करती है, ऐसी प्रकोष्ठ नीति है, अपनी नीति है, एक योजना है, तो किससे संबंधित है? किससे संबंध रखती है? किसने चालू किया ये सब? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम ध्यान रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका नाम दोबारा भी आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का, ध्यान रखना। किस भारतीय कोरावट किलाई ने बिहार को दीवान बनाया? बिहार में कुछ एक ऐसी क्षेत्र वगैरह था, तो उसको दीवान बनाया। दीवान एक नाम है, पढ़ेंगे अभी आगे इतिहास में हम।
तो किस भारतीय को रॉबर्ट, उस क्लाइव का नाम पूछा जा रहा है हमसे, वो व्यक्ति का नाम पूछा रहा था, वो कौन था जिसने बिहार में दीवान बनाया? वो राजा सीतावराय था। अभी इतना ध्यान रखें बस, ज़्यादा इसको अभी डिटेल से नहीं बता सकते, पूरी जानकारी लेंगे तब बताएंगे। फिलहाल ये विकल्प में ध्यान रखें, राजा सीतावराय था, ठीक है, बिहार का। चलिए, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी मतलब अभी वर्तमान में वो राज्य को संभाल रहे हैं, वो अधिकारी हैं, माने उस राज्य के राजा हैं, तो उनके उत्तराधिकारी मतलब उनके दायित्व से मुक्त होने के बाद उनके पद पर कौन बैठेगा, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। उनके बाद कौन अधिकार संभालेगा? महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो हम ध्यान रखेंगे, अगर आप भूल जाए तो ध्यान रखना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़की के खड़कने से कौन खड़कता है? खड़क सिंह, तो नाम था खड़क सिंह। तो ध्यान रखना, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकार कौन थे? खड़क सिंह, भाइयों बहनों, खड़क सिंह। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी मतलब बिल्कुल बढ़िया करके, हमेशा के लिए पूरा, मतलब अच्छे से स्थायी कर दिया, एक जगह कांस्टेंट कर दिया, ऐसे है ना। बंदोबस्त मतलब व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? कि कोई भी बंदोबस्त करो वो स्थायी करो, बिल्कुल स्थायी रहना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली किसे कहते हैं? सहायक मतलब हेल्पर, संधि मतलब मेल या जोड़ों को संधि कहते हैं। तो ऐसी सहायक संधि थी, मतलब किसी की सहायता में किसी को मिलाना, उसको बोलते हैं सहायक संधि। एक प्रणाली थी, एक सिस्टम था, उस सिस्टम को किसने प्रारंभ किया? उसके जनक कौन थे? उसके जनक थे लॉर्ड वेलेजली। नाम देना, लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ओके। महारानी विक्टोरिया तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? महारानी विक्टोरिया एक रानी थी। महारानी विक्टोरिया कौन थी? जब हमारा भारत देश गुलाम था तो महारानी विक्टोरिया एक रानी थी। महारानी विक्टोरिया एक रानी थी, ठीक है। हमारा भारत देश उस समय गुलाम था, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया था। ठीक है। तो उस घोषणा पत्र को किसने सुनाया था लोगों को पढ़ करके? उस घोषणा पत्र को किसने सुनाया था? उस घोषणा पत्र को सुनाया था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग उनके प्रशासन में काम करता था, एक था उनका कोई अधिकारी होगा। तो महारानी विक्टोरिया जब हमारे भारत देश में गुलाम हो गया था, हमारे भारत देश में राज करती थी, रानी विक्टोरिया जानते कौन है? ये रानी विक्टोरिया वही है जिसके जन्मदिन की मिठाई डॉक्टर हेडगेवार ने फेंक दी थी कि इन अंग्रेजों ने हमारा भारत देश गुलाम कर रखा है, मैं इनके जन्मदिन की मिठाई नहीं खाऊंगा। तो ये वही रानी विक्टोरिया है जिसके महल में घुसने के लिए सुरंग बना दी थी डॉक्टर हेडगेवार जी ने। हेडगेवार जी कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। तो वो लॉर्ड कैनिन था जिसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। लॉर्ड कैनिन, ध्यान रखना, कैनिन, ठीक है। चलिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह थे, कोई एक मिसल था, किससे संबंधित थे? तो पूछ रहे हैं भैया बताओ उस मिसल का नाम कौन था? सुकर चकिया, नाम ध्यान रखना, सुकर चकिया। चलिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मंगोर स्थापित करी? मुंगेर स्थापित करी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी? मतलब अपना कोई, मतलब एक राजा था, तो उसकी राजधानी क्या थी? उसके राज्य की राजधानी, जैसे लखनऊ की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, है ना। ऐसी भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो उसका एक राज्य था मुर्शिदाबाद, उसकी राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद थी। तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ रख दी? मुंगेर। मुर्शिदाबाद का नाम चेंज नहीं करा, मुंगेर। मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अब हमने अयोध्या बना दी। क्या बना दी? अयोध्या। तो लखनऊ से हटा करके क्या कर दी? अयोध्या। लखनऊ नहीं हटा, उसका नाम अलग कर दिया हमने, लखनऊ को हटा करके अयोध्या में स्थापित कर दिया राजधानी। उसी प्रकार से एक राजा था जिसका नाम था मीर कासिम राज्य में राज करता था, और राजा था। तो उसके राज्य की राजधानी पहले क्या थी? मुर्शिदाबाद थी। तो उसने हटा करके कहाँ कर दी? मुंगेर कर दी। नाम याद कैसे करेंगे? मैं से मुर्शिदाबाद, मैं से मुंगेर और मैं से मीर कासिम। तो मुर्शिदाबाद मैं से मुंगेर, मैं से मीर कासिम। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था और दिल्ली का शासक कौन था? तो ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, दिल्ली का शासक उस समय था शाह आलम। कौन था? शाह आलम, ध्यान रखें, शाह आलम। टीपू सुल्तान, फेवरेट टीपू सुल्तान, भाइयों बहनों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई बताओ? टीपू सुल्तान की मृत्यु, अभी टीपू सुल्तान का नाम दोबारा आएगा, ध्यान रखना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। 1799, ध्यान रखना, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को मार दिया। बताइए 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को
तो आइए अभी इसमें एक चीज और आएगी कि टीपू सुल्तान को किसने मारा, अभी हम पढ़ेंगे। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब हमको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, हमको ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे, डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? अब डिंडीगुल आपसे मान लीजिए आईएएस के इंटरव्यू में पूछ लिया गया व्हाट इज डिंडीगुल, तो हम सोचेंगे यार डिंडीगुल तो कोई नियम होगा, डिंडीगुल तो कोई प्रणाली होगी वगैरह, ये सब सिस्टम वगैरह होगा। नहीं, डिंडीगुल ये सिस्टम नहीं है, यही हमको पता लगाना। पूछ सकते हैं कि आप डिंडीगुल के बारे में जानते नहीं जानते, देखो नहीं पता हो तो मना कर देना, अगर पता हो तो तब बताना। डिंडीगुल किसी सिस्टम का नाम नहीं है, डिंडीगुल किसी मशीन का नाम नहीं है, डिंडीगुल एक शहर का नाम है। वो शहर वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। वो शहर कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के शहर का नाम है डिंडीगुल। तो ये हमको बताना, ठीक है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? मतलब कलकत्ता में जब उच्च न्यायालय बना था, उच्च न्यायालय वही ऑर्डर इंसाफ दिलाने वाला अपना कोर्ट, तो उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। उसकी स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में। किसके समय में हुई थी? कौन राज करता था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए बार बार नाम आ रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार किसके अंदर हुआ? जब ब्रिटिश ने अपना प्रशासन चलाया था, मतलब हमारा भारत देश गुलाम हो गया था, ब्रिटिश साम्राज्य था, तो हमारे भारत देश के क्षेत्र का वो लोग विस्तार कर रहे थे, नाम रख रहे थे, क्षेत्र बांट रहे थे। तो वो क्षेत्र बांटने का जो विस्तार था, जो क्लासिफिकेशन था, जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो कब बंद हो गया? किसके समय में बंद हुआ? डफरीन के समय में। डफरीन ने बंद कर दिया। डफरीन के समय में। डर गए अंग्रेजी डफरीन से, बाद में भगत सिंह ने डंडा तोड़ा इन सब पे। चलिए, तो डफरीन के समय में, ठीक है। ठगों का दमन किससे किया गया? ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन ने, ध्यान रखना, कर्नल स्लीमैन। किसने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? मतलब यूनिटी किसने प्रदान की? जो जाट थे, जाट समाज था ग्रामों में, मतलब गांवों में रहने वाले जो जाट थे, उन लोगों का संगठन किसने बनाया? उन लोगों का ऑर्गेनाइज किसने किया? उन लोगों का एक नेतृत्व कर उनको एकजुट किसने किया? तो किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति, उनको सेना में भर्ती किया, उनकी एक सेना बना दी, उनको एकत्रित किया, उनका संगठन बनाया, उनको सैनिक बना दिया, उनकी एक सैनिक शक्ति संगठित कर दी। तो वो कौन था? चूरामन मतलब चूड़ामणि भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून मतलब कोई आदरणीय सम्माननीय विद्वान व्यक्ति कहते हैं अफलातून को, तो जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। अब ये कैसे याद करेंगे यार? देखो ये बताओ, जाटों का कोई अफलातून है, कोई आदरणीय है, कोई विद्वान है यार, दूर से चमकता होगा वो, हीरे की तरह दूर से चमकता होगा। चमकता कौन है? सूरज चमकता है, ठीक है। तो क्या? सूरज से सूरजमल, ऐसे करके याद कर सकते हैं। लोहागढ़ नाम का किला, देखिए लोहगढ़ मतलब लोहा से आप याद रख सकते हैं, लोहगढ़। अब लोहा जैसा गढ़ नाम का कोई किला बनाएगा, मतलब मान लो ये लोहागढ़ एक नाम था, है ना, हम याद कैसे कर सकते हैं? लोहे का कोई यार किला बनाएगा, लोहे का मजबूत किला कोई बनाएगा लोहे का, तो बताओ वो बंदा कोई मतलब कमजोर होगा? वो बंदा तो बहादुर होगा, जो लोहे का गढ़ बनाएगा, वो किला बनाएगा। तो भैया लोहे का गढ़ किसने बनाया? बंदा बहादुर ने। अरे वाह, याद हो गया, जिंदगी में भूलना मत। लोहे का गढ़ किसने बनाया? एकदम कहते ना, बंदा बहादुर। चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया, तुमको तो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो भैया, एक बटन दबा दो और लिखो कमेंट में वंदे मातरम, लिखो जल्दी से। तो किस मिगल वंदे मातरम लिखो। पहले क्या होता था, भारत देश गुलाम था, तो वंदे मातरम अगर तुमने कह दिया तो अंग्रेज तुमको मारते थे बहुत, ठीक है। आज हमारा भारत देश हो गया तो तुम वंदे मातरम नहीं कह पा रहे। वंदे मातरम लिखो कमेंट में, बढ़िया, टोको जय महाकाल की। चलिए, किस मुगल बादशाह के आदेश पर, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने आदेश दिया? देखिए नाम आ गया, बंदा बहादुर की हत्या। किसने बंदा बहादुर की? बंदा बहादुर बताओ, जिसने लोहगढ़ नामक का किला बनाया, उसकी हत्या कर दी किसने? फर्रुख खसरियर ने। तो नाम ध्यान रखना, फर्रुख खसरियर। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, चलिए, माय नेम आदर्श कुमार चंद्रा, आई एम परस्यूइंग बीटेक विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेनपुरी, जिसको कंडक्ट कराती है यूपीएसडब्ल्यूई, मतलब कि AKTU यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एंड आई एम UPSC एस्पायरेंट आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल रिगार्डिंग more previous questions answers of UPSC, PCS